नमस्कार साथियों। देखिए हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की है। और हम लोग का इसमें हम लोग ये जो विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जब ये डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने जो नोट्स बनाते हैं प्री कम मेंस के अकॉर्डिंग उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो होंगे टॉपिक्स के उसको हम लोग चूँकि इस वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसलिए उसको शॉर्ट और उसको पीडीएफ में डाल के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे जून मंथ की जो विजन आईएएस की मैगज़ीन है उसके उसके अकॉर्डिंग इसमें पहला एक टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग का। जैसा कि मैंने अपने नोट्स आपको बनाकर प्रोवाइड किया है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक ना। तो उसमें ये है कि देखिए उसमें जैसे अगर इसके बारे में जाने तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें आप देख सकते हैं कि हाल में सूचना आयोग के तहत जो अपीलें और निपटाने में उसमें लगातार वृद्धि हुई है, मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। और जो अ, इसके पास जो लंबित मामले थे उसमें भी निपटान करने में संख्या मतलब कमी आई है, ठीक है। और दिन तेज़ी से निपटान किया जा रहा है, ठीक। और अगर इसके बारे में एक और थोड़ा सा एक लाइन लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये एक संवैधानिक निकाय है और इसको आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के तहत इसको गठित किया गया था। चलिए आते हैं इसमें मेंबर कौन कौन होता है आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने डाल दिया फिर भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पीएम इसके में हेड होते हैं, लोकसभा अपोजिशन होते हैं, मेंबर होते हैं। पीएम नॉमिनेटेड और कुछ मिनिस्टर को करता है, ठीक है। और इसमें इसका री अपॉइंटमेंट नहीं होता, आप इसको याद रखिएगा। इसमें बहुत बार पूछ देता है या फिर टेस्ट आप लगाएंगे किसी भी एथेंटिक इंस्टीट्यूट के तो उसमें भी इसी क्वेश्चन को बार बार डाला जाता है, क्या अपॉइंटमेंट होगा, री अपॉइंटमेंट हुआ है नहीं है, बॉडीज़ कौन सी है, किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है। तो मैंने हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको जो प्रिंट करके जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी या फिर इससे भी आप पढ़ सकते हैं, इसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल देख सकते हैं, 3 साल का इसका कार्य, पहले 5 साल का था, इसको अमेंड किया गया, ठीक ना। और इसके अगर वर्क को हम देखें क्या क्या इसके मुख्य काम है तो इसके पास वही शक्ति है जो सिविल कोर्ट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो सिविल कोर्ट के पास होती है उसको है, ठीक है। इसको भी इसके पास है। और व्यक्ति को ये अगर क्या कर सकता है, बुला सकता है समन देकर, उसे उपस्थित करने के लिए बाध्य कर सकता है। दस्तावेजों का प्रकटीकरण कराएगा, निरीक्षण करेगा, शपथ पत्र पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए वो करेगा, गवाहों को दस्तावेजों की परीक्षा के लिए उसको समन जारी करेगा कि आप आइए हमारे सामने बताइए, ठीक है। और इसमें और भी उसके कार्य हैं जनरल, जो भी आप जनरल पॉइंट सोच सकते हैं उसको भी छोड़ के इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ मुख्य बातें जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है इसके जो इससे रिलेटेड जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है इसके जो इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इश्यूज़ में हम देखेंगे कि इसमें जो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग की कमी होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आप देखेंगे कि जो इसके रिक्त पद हैं, सीआईसी का जो पद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे उनके पद 4 साल, इससे पहले 4 साल तक मतलब फिल नहीं किया गया था, ठीक है। रीज़न आप समझ सकते होंगे। रीज़न आप चूँकि अभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं इसके जो अगला मुद्दा है, इसमें जो लंबित मामले हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक। लगभग 35,000 के आसपास लंबित मामले हैं जो लोग आरटीआई के लिए एप्लीकेशन दिया है लेकिन उनको अभी तक आरटीआई नहीं मिला, ठीक है। अगला है जो सूचना अधिनियम 2019 में जो इसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनके कार्यकाल को जो कम कर दिया गया, सेवा शर्तें थी उसको कम करके 3 साल किया गया। और दूसरी चीज़ ये किया गया कि इसको गवर्नमेंट पर निर्भर बना दिया गया। गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको बढ़ाएगी घटाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इससे इसकी स्वायत्ता भी कम होगी। ये भी एक पॉइंट आया गया कि इसकी स्वायत्ता कम होगी इससे, ठीक है। अगला हम आते हैं इसके प्रदर्शन, खराब प्रदर्शन, रिकॉर्ड जो इसका जो है उसका प्रदर्शन सही नहीं है, ठीक। और ये इस तरह से हम इसका मतलब इश्यूज़ दे सकते, क्या क्या मुद्दे हैं, आप जैसे भी मेंशन से राइटिंग करेंगे उसमें इस चीज़ को वो करेंगे आप। और इससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पीडीएफ जो आपको बना के प्रोवाइड करेंगे उसमें पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अपलोड करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग भी प्रिपरेशन फेज़ में हैं और टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आने वाले समय में आपको सभी सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, या पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स हैं और साइंस टेक है, आईआर के टॉपिक्स हैं, सब आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको एथेंटिक सोर्स से दिया जाएगा, आपको बता भी दिया जाएगा, आप यहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और आपको इसके बाद कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको ईमेल भी नीचे प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें ईमेल पे या फिर टेलीग्राम पे आप
कर सकते। देखिए हम लोग का सिंपल पर्पज़ है, हम लोग का सिंपल इंटेंशन यही है कि जो स्टूडेंट्स घर के मतलब घर छोड़ के या फिर घर से आके अगर किसी से सिटीज़ में भी रह रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है मटेरियल्स की, क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कौन सा सोर्स सही है नहीं सही, उसको हम लोग एक राइट डायरेक्शन देंगे, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा, जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अगर वे फॉरवर्ड किया जाए। देखिए वे फॉरवर्ड सबसे ईज़ी वे होता है कि जो इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उसको आप वे फॉरवर्ड में यूज़ करिए, ठीक है। तो देखिए अगर का कोई आपको स्पेशल पॉइंट्स नहीं, जैसे लॉ कमीशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविज़न है तो उसको लिख सकते हैं, कोई कमेटी है उसको लिख सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप इशू को देखिए, यहाँ पर मैंने इशू उठा के लिखा है, रिकॉर्ड प्रबंधन का बेहतर किया जाए, प्रशिक्षण को मजबूत किया, जागरूकता। देखिए टीवी चैनल, रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि ये आपका आरटीआई एक्ट है, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद जो मामले हैं उसके जो त्वरित त्वरित निपटान किया जाए, ठीक है। और इनकी जो संख्या है, इनके जो मेंबर्स की या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। चलिए ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही, ठीक है। तो न्यायिक जवाबदेही क्या है, आप जनरल भी सोच सकते हैं। हम जनरल आप इससे ईजी कोई आपके पास डेफिनेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें मैंने लिखा है उससे मैगजीन से निकाल के, एक विभिन्न प्रक्रियाओं का एक सेट है, मतलब सेट ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस। और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों और न्यायालय को संवैधानिक या कानूनी मामलों में के विपरीत व्यवहार एवं निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। मतलब कि कोई भी अगर जो जजेज है या फिर कोई कोर्ट है अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, इसका मेन उद्देश्य क्रक्स ये है। ओके, अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं या क्या क्या चुनौतियां हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। आते हैं, पहला देखेंगे कोलेजियम प्रणाली। जैसे कि आप जानते हैं कोलेजियम प्रणाली प्रणाली जो है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। और कब आया था, कैसे आया था, ये इसका भी आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। वो 1991 के बाद इसका एक प्रोसेस चला, 98 तक हुआ। पहले एक जज था, फिर थे, फिर लास्ट में तीन, अभी प्रेजेंट टाइम में तीन और एक हैं, ठीक है। इसका भी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें देखिए एक प्रॉब्लम ये है कोलेजियम में, इससे पारदर्शिता की कमी होती है, ठीक है। क्या पैरामीटर्स अपनाया जाता है ये भी पता नहीं होता किसी को, किस जज को किस आधार पर मतलब नहीं रखा जाता है, ये भी नहीं बताया जाता है। कोई जिम्मेदारी नहीं है कोलेजियम, मतलब कोई उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कोलेजियम का क्या पैरामीटर है, किस आधार पे हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, किसी को बताएंगे नहीं, किसी सरकार को बताया नहीं जाता। न्यायाधीश ही खुद नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला आते हैं जो न्यायाधीशों का आचरण है, ठीक है, उसमें जो आचरण है इसमें देखिए कमी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको, जैसे कुछ सरकारी पद होते हैं जो न्यायाधीश जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनको उस पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये भी एक मुद्दा होता है। अगला है न्यायिक दायरे का उल्लंघन। समझ रहे हैं, न्यायिक दायरा उल्लंघन मतलब जैसे जुडिशियल ओवर रीच या एक्टिविज्म कह सकते हैं। जैसे BS4 का, BS6 जो डिसीजन था, जो इन्वायरमेंट के डिसीजंस आते हैं, दिल्ली के प्रदूषण का, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। एक विशाखा गाइडलाइन थी, ये भी इसी का एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो ये एक मुद्दा। अगला है कि खुद जो है न्यायालय इससे RTI एक्ट से अपने को बाहर रखा है। बोला क्या रीज़न कि न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो गई हमारी। अगला है न्यायालय में जो लंबित मामले हैं 4.5 करोड़। अब सोचिए इतने लंबित मामले हमारे यहाँ हैं। और दूसरी चीज़, हर साल 2.5% इसमें वृद्धि हो रही है। सोचिए कितना बड़ा इशूज़ है न्यायालय के सामने। अब कारण बहुत सारे हैं, कारण में जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर मेंबर की कमी, उसके भत्ते की कमी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन हम अभी एक इनके जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा या फिर चुनौतियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। जब उस पे आएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जब न्यायालय की समस्याओं को पढ़ेंगे उसमें आपको सभी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। अगला है आंतरिक कामकाज। इनकी मतलब आंतरिक कामकाज में अनेक अस्पष्टताएं हैं, मतलब अस्पष्टताएं नहीं है, क्लियर समझ में आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसका मतलब है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, ये कौन तय करेगा, इसके पीछे का तय करने के पीछे का कारण क्या होगा, यानी पैरामीटर क्या होगा। तो इसकी भी अस्पष्टताएं, ठीक है। अगला आते हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब ये जो न्यायिक जवाबदेही को इंक्रीज करने बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए
पहले तो एक तो तरीके हम वहाँ से बताएं, वहाँ से आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। आंतरिक प्रक्रिया को बेहतर किया जाए, न्यायिक जो न्यायिक विरुद्ध दुर्व्यवहार है उसको कम किया जाए, ठीक है। न्यायिक जो मानक हैं, जवाबदेही है, उसको मतलब विधिक, समझ रहे हैं, विधिक एक विधेयक है 2020 का अभी जो विचाराधीन है, उसको मतलब पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, समझ रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से लेकर, समझ गए, और उसके समाधान तक, यानी न्यायालय जजमेंट तक कानूनी प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन हो। अभी एक देखेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का एक नया इनिशिएटिव था जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, फास्टर। फास्टर एक मतलब वो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके तहत कि जो कोर्ट जब बेल दे देता है तो उसको पुलिस स्टेशन तक जाने में दिक्कत होती है, उसको अब ऑनलाइन सुविधा किया गया। उसी तरह मतलब डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है। अगला कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं, न्यायाधीशों के लिए अधिक औपचारिक और अनौपचारिक आचार संहिता हो, ठीक है, हो की जानी चाहिए, जो विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, जो विधि के द्वारा लागू किए जाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल लिख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं आपको और भी दे दूंगा। एक एक नॉर्मल ये है। अगला है, न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है, मतलब क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आते हैं उस पर, तो देखिए उसमें है कि हमें गुणवत्तापूर्ण निर्णय देने की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना होगा, लंबित मामलों को कम करना होगा। एससी की जो जवाबदेही है, एससी की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए हमें, ठीक है, हमें प्रभावित तंत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है, अभाव है तो उसकी भी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में निष्ठा और विश्वास की सुनिश्चित करना, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारी जो भी हैं उसको हम निष्ठा और विश्वास को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आते हैं पीआईएल। पीआईएल तो जैसा कि आप जानते हैं पीएन भगवती के समय आया था। पीएन भगवती जस्टिस चीफ जस्टिस थे, उन्हीं के समय इन्होंने इसकी व्याख्या का वो किया था। इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1986 में पीएन भगवती और एक और जज थे, उनकी सहायता से, या फिर एक प्रगतिशील व्याख्या है न्यायालय की, जो भी आप जोड़ के एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख। आते हैं इसके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं। तो देखिए मुद्दे ये हैं कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, समझ गए आप। कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर निजी हितों को संरक्षण के लिए किसी से डलवा दे, किसी संस्था से, ये भी एक मुद्दा बनता है, पहला हो गया। दूसरा है कि समय की बर्बादी न्यायालय की होती है, निरर्थक जनहित याचिकाएं डाल देंगे, समय की बर्बादी होगी। जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसको डाल के रोक दिया जाता है, चूँकि मामला अब न्यायालय के अंदर विचाराधीन है तो उस पर कार्य रुक जाता है। शक्तियों का पृथक्करण जो सिद्धांत है कि सभी जो तीनों आर्गन है सरकार के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन इससे हस्तक्षेप होता है। एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म वाला भी इशूज़ भी, ये भी समस्या देखने को मिलती है। अब मैंने अभी पीछे केस दिया, उसको दोबारा आप देख लीजिएगा क्या क्या था। विशाखा गाइडलाइन थी, BS 4 से 6 था, बहुत सारे हैं। वे फॉरवर्ड देख लीजिए। देखिए एक केस था, इंपॉर्टेंट केस है, उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफल। इसमें जनहित संबंधित दिशा निर्देश का पालन किया जाना, जो इसमें दिशा निर्देश दिए थे कोर्ट ने, क्या होना चाहिए, किस आधार पर आप दे, उसका पालन किया। शक्तियों को जो प्रतिक्रिया सिद्धांत उसका भी पालन करें, समय पर निपटारा करें केस की। सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले या फिर वंचित सुबोध वर्गों जैसे जो PIL है उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा हो। जुर्माना लगाया जाए, जो दुरुपयोग हैं, जो निजी हित के लिए हैं, उसका जुर्माना लगाया जाए। चलिए आते हैं अगला। देखिए वीडियोस काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी आते हैं अगला, हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच क्या है, क्या आप को जो स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, 19 में, क्या आप उसका कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं। देखिए आर्टिकल 91 में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, बोल सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 91 का जो 2 है, उस क्लास है, सेकेंड है, क्लास 2 है, उसमें आपको निर्बंधन की भी बात की है। क्या है, निबंधन की भी बात की गई है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सदाचार, आपको लोक व्यवस्था को बनाए रखना, ये सभी इन्वायरमेंट है, इन सबको मतलब आप दायरे में रख के बोल सकते हैं। चलिए आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। हाल ही में NCRB ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के मामले बढ़े हैं। कानूनी मामलों में लगभग 500% वृद्धि। एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं, हेट स्पीच को डिफाइन कर दें, कोई इशू नहीं, जो भी आप चाहें। इसका मतलब ये है, देखिए विभिन्न रूपों में आप किसी को मतलब चित्र के माध्यम से, कार्टून के मीम्स के माध्यम से, मीमांस के माध्यम से, किसी फोटो को दिखा के या फिर बोल के, मतलब विभिन्न तरीके शामिल है, ठीक है। हेट स्पीच से रिलेटेड जो रूल ऑफ लॉ हैं हमारे, क्या क्या हैं, तो उसको देख लीजिए। 1860 की एक धारा है, 153A है, 53B है, 298 है। RP एक्ट की धारा, ऐसे शक्ति चुनाव, ऐसे व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ सकता अगर कुछ ऐसी बातें करेगा। तो ये सारे कानून, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल रेगुलेशन है। आइए इससे जरूरी मुद्दे देखते हैं। तो देखिए हम मुद्दे की जब बात करेंगे तो क्या मुद्दे हैं, क्यों ये खराब है।
क्यों इसे रोका जाना चाहिए? ये इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको लिखे कि क्या मुद्दे और चुनौतियाँ हैं। आप इसी मटेरियल को आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ से आएगी आपको देखने को? जब हम प्रैक्टिस का प्रोग्राम हम जब रखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं आपके मुद्दों पे। ठीक है, इससे हिंसा बढ़ती है, जाहिर सी बात है। दो धर्मों के बारे में आप बोलेंगे या फिर किसी जाति या फिर नस्ल के बारे में, तो उसमें हिंसा बढ़ेगी। सामाजिक एकता सहिष्णुता कमजोर होगी, जाहिर सी बात है। एकदम देखिए पॉइंट्स रिलेट हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि होगी। धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों होता है पता ही होगा आपको। इलेक्शन, पोलराइजेशन एंड एपेजमेंट है, ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की नीति होती है पॉलिटिकल पार्टीज। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आप समझ सकते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट है। व्हाट विल बी कंट्री इन डूइंग इन दिस टाइम। ठीक है, क्या हो रहा है देश में इस समय, आप यू कैन एनालाइज इट। ठीक है, अगला है सामाजिक सद्भाव लोकतंत्र को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कानूनी व्यवस्था को भी बाधित करता है ये। आते हैं इसके वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है देखिए, जो विधि आयोग की सिफारिश थी उसमें कहा गया कि हेट स्पीच के लिए एक अपराध में शामिल किया जाए। ये अलग से इसको कोई अपराध नहीं माना गया, इसके लिए अपराध में इसको शामिल किया है। दूसरी चीज़, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, पर्टिकुलर इसकी डिफिनेशन नहीं दिया कि हम क्या बोलें तो ही ये हेट स्पीच में होगा, इसलिए सही डिफिनेशन जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान की आवश्यकता है, जो सांप्रदायिक तनाव को से जुड़े मुद्दों को तुरंत देखे और तुरंत इसमें समाधान करे। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।